हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोका एंड आईएएस। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हम बहुत बार न्यूज़पेपर या फिर टीवी चैनल्स में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एक्चुअल में है क्या, किस वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है और उसके रीजंस, उसके इम्पैक्ट क्या क्या है, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है? सन है, यहाँ पे क्या है? अर्थ है, राइट। एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सन से कुछ इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपको आती दिख रही है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हो ये, तो इसे हम क्या कहेंगे? शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव, ठीक है। और यहाँ से आपको कुछ एक सोलर रेडिएशन ऐसी है जो अर्थ क्रस्ट से बाहर निकलती दिख रही है आपको, ठीक है। तो आप उसे क्या कहेंगे? आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जो सन से इनकमिंग सोलर रेडिएशन आते हैं, तो वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो शॉर्ट वेव के फॉर्मेट में आती है, और जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है जो अर्थ क्रस्ट से बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉन्ग वेव, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर दिख रहा होगा, ये एटमॉस्फेयर अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो आपने अगर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें एटमॉस्फेयर का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें पहले जो स्ट्रक्चर में जो बेसिक लेयर रहते हैं उसमें ऐसे है कि पहले ट्रोपोस्फियर रहता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर रहता है, मेसोस्फियर एंड आयनोस्फियर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर में ऑल नेचुरल फिनोमिना जो है वो ट्रोपोस्फियर में होती है, यानी कि प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल जो भी है वो कहाँ पे होता है? जो भी गैसेस भी जो है तो वो कहाँ पे होते हैं? ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फियर में क्या है? स्ट्रेटोस्फियर में आपको पता होगा कि ओजोन होता है, ओजोन जिसे हम क्या बोलते हैं? O3, ठीक है। तो ये ओजोन क्या काम करता है? जो इंटेंस सन रेडिएशन सन से निकलती है तो उससे हमें बचाने का काम कौन करता है? यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन है वो काम करता है। आपने अगर एनवायरमेंट में पढ़ा हो तो उसमें आपको दो टाइप के ओजोन मिलेंगे, एक है गुड ओजोन, ठीक है, और एक है बैड ओजोन। गुड ओजोन जो होता है वो कहाँ पे होता है? स्ट्रेटोस्फियर में, और जो बैड ओजोन रहता है वो कहाँ पे रहता है? ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। जो गुड ओजोन जो है वो उसे गुड क्यों कहा गया है? क्योंकि वो क्या करता है? जो सन से इंटेंस सोलर रेडिएशन निकलती है तो उसे बचाने का काम कौन करता है? ओजोन करता है, जो कहाँ पे रहता है? स्ट्रेटोस्फियर में रहता है। और जो बैड ओजोन क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो बैड ओजोन है वो कैसे फॉर्म होता है? ट्रोपोस्फियर में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी जब नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है ना, तो तब क्या फॉर्म होता है? बैड ओजोन, ठीक है। तो इसका कोई यूज नहीं रहता, और वैसे भी वो नेगेटिव है, मतलब उसका कोई यूज नहीं होता, उसके इम्पैक्ट भी जो है वो अच्छे नहीं रहते, ठीक है। तो उसे हम बैड ओजोन बोलते हैं। और ये जो ओजोन है वो कहाँ पे मिलता है? हमें ट्रोपोस्फियर में मिलता है, ठीक है। अब आपको इसके आगे ये भी पता होगा कि एटमॉस्फेयर में गैसेस का कंपोजिशन मिलता है। अब इस कंपोजिशन में आपको मैक्सिमम कौन सा गैस मिलेगा? नाइट्रोजन। वो कितना है? 78% है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो कितना है? 20% है। और इसके अलावा बाकी के जो रिमेनिंग गैसेस है उसमें आर्गन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो गैसेस बाकी के हैं वो माइन्यूट अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। अब इन गैसेस के कंपोजिशन के अलावा भी एटमॉस्फेयर में कुछ और एक दूसरे गैसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस। अभी इन ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन समाविष्ट होता है? ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, PFC है, मीथेन है, ठीक है। और क्या है? HFC है,
SF6 है, NF3 है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ और भी गैसेस जो है वो हमें एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। अब इनके जो इमिशन सोर्सेस है वो अलग अलग है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से मिलेगा? फॉसिल फ्यूल बर्निंग से मिलेगा, जो कोल पावर प्लांट रहते हैं वहां से आपको मिलेगा, ठीक है। जो मीथेन है, जो हम पैडी कल्टीवेशन करते हैं वहां पे जो डिकम्पोजिशन होता है तो वहां से कौन सा गैस बाहर निकलता है? मीथेन है, ठीक है। CFC जो है, आप घर में AC का यूज करते हो, ठीक है, तो AC से भी कौन सा गैस निकलता है? तो CFC निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से इन गैसेस के अलग अलग सोर्सेस हैं और ये भी कहाँ पे मिलते हैं? एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली सन से जितने सोलर रेडिएशन अर्थ पे आए हैं, तो नॉर्मली ये होना चाहिए कि जितने भी सोलर रेडिएशन अर्थ पे आए हैं उतने ही सोलर रेडिएशन यूनिवर्स में वापस जाने चाहिए। तो इसी तरह से हीट का बैलेंस होता रहता है, मतलब, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये मैंने अभी ये एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ पे होते हैं? एटमॉस्फेयर में होते हैं। अलग अलग वे से उनका इमिशन हो गए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो यहाँ से आउटगोइंग सोलर रेडिएशन निकल रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं? वो ट्रैप करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उनको यूनिवर्स में वापस जाने से क्या करते हैं? वो रोकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, राइट। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बाकी के जो अदर फैक्टर है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगेगा, राइट। तो बेसिकली आप देख लो, मतलब हमारी खुद की बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, अगर एक दिन भी हमारे डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम ना करे तो पूरा बॉडी का फंक्शन बिगड़ जाता है, राइट। तो इसी तरह से अर्थ का भी है। अगर अर्थ के जो एटमॉस्फेरिक पैरामीटर है, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अगर इनमें से किसी में भी एक भी अगर चेंज हो जाए तो उसमें क्या हो सकता है, जो बाकी के अदर फैक्टर है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा और पूरे ह्यूमन बीइंग से लेके जो इकोसिस्टम है उस पर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लगेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर जो है उसमें बदलाव दिखने लगेगा और टेम्परेचर में अगर बढ़ोतरी दिखेगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमें क्लाइमेट चेंज जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, राइट। ऐसे बोलते हैं कि हम इंसानों के हम जो इंसान है, मतलब आप कोई भी चीज करो, अच्छी चीज करो या फिर बुरी चीज करो, वो लिमिट में करो तो अच्छी लगती है, राइट। अगर हद से ज्यादा करे तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लगते हैं। मान लो कि किसी को रसगुल्ले खाना बहुत पसंद है, ठीक है, आप एक प्लेट खा लो, ठीक है, बट अगर बहुत ज्यादा खाते हो तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा? आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, राइट। तो जो नेचर है, जो अर्थ है, उसके बारे में भी ऐसे ही है, मतलब, ठीक है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस है अर्थ पे तो वो लिमिट में है तो अच्छी बात है, बट अगर उसका एक्सेस अमाउंट में इमिशन होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखने ही लगेगा, ठीक है। वो कैसे? अब आप प्री इंडस्ट्रियल एरा को देखो, ठीक है, तब कार्बन का इमिशन मान लो पर ईयर 280 ppm था, पार्ट्स पर मिलियन, 280 पार्ट्स पर मिलियन था, ठीक है। बट नाउ डे, आज के दिनों में उसका जो इमिशन है, जितना प्री इंडस्ट्रियल एरा में इमिशन था उससे कई गुना ज्यादा, मतलब 50% इमिशन बढ़ा हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किस गति से, किस तेजी से हम क्या कर रहे हैं? ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कर रहे हैं। मतलब जितने ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? हीट ट्रैप हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? हमें क्लाइमेट चेंज जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ग्रीन हाउस गैस गुड और बैड। ग्रीन हाउस गैस गुड और बैड? गुड क्यों? गुड और बैड?
गुड क्यों, अच्छा क्यों है? एक स्टडी के अनुसार ऐसे कहा गया है कि अगर ग्रीन हाउस गैस को आप एटमॉस्फेयर से पूरा का पूरा निकाल दो तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो -17 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, -17 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और आप यू कांट इमेजिन कि -17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या कोई भी चीज सर्वाइव कर सकती है? मतलब हम ह्यूमन बीइंग भी खुद सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का लिमिट में होना अच्छी बात है, बट अगर उसका एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सेस लेवल में, थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर वो अगर एटमॉस्फेयर में है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा एक हम बोल सकते हैं कि गुड किस तरह से है, किस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। ये मान लो अर्थ है हमारी, राइट। यहाँ पे सन है, सन से कुछ सनरेज आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है। हमें पता है कि सन से जो सोलर रेडिएशन निकलती है वो हम इक्वेटर पे क्या होता है कि वो डायरेक्ट सनरेज पहुंचती है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हो वहां पे क्या होता है, ये जो सनरेज है वो इंक्लाइंड होने लगते हैं, यानी कि उनको डिस्टेंस बहुत ज्यादा लगता है क्रॉस करने में, उस जगह पे पहुंचने में। तो उस वजह से क्या होता है कि वहां पे हीट इंसोलेशन जो है वो कम मिलता है। और इक्वेटर पे क्या होता है कि डायरेक्ट सनरेज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमें अच्छे से क्या होगा, हीट मिलेगा, वहां की जो इकोसिस्टम है अच्छे से डेवलप हो जाएगी, ठीक है। पर पोल के साइड में क्या है, सनरेज कम पहुंचते हैं और हमें ज्यादातर वहां की जो जमीन है वहां पे आपको क्या मिलेंगे, बर्फ मिलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है, वहां की इकोसिस्टम डेवलप होती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर हमें कुछ डेवलपमेंट करनी है पोल साइड में, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि सनरेज ही नहीं है, राइट। आप अगर नॉर्मल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को देखें तो वहां की फूड चेन कैसी होती है, ग्रास होता है, ठीक है। ग्रास को कौन खाता है, डीर खाता है, राइट। और डीर को कौन खाता है, टाइगर खाता है, ठीक है। तो इस तरह की वेल डेवलप्ड जो फूड चेन है वो आपको कहां पे देखने को मिलेगी, जो ट्रॉपिकल एरिया है, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर हम बोल सकते हैं कि टेम्परेट रीजन, यहां तक आपको अच्छे से वेल डेवलप्ड फूड चेन आपको देखने को मिलेगी। पर जैसे जैसे आप पोल साइड में जाते हो वहां पे टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पे आपको इस तरह की वेल डेवलप्ड फूड चेन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई मूवी देखा होगा साउथ का, पुष्पा नाम का मूवी है, तो उसमें एक अच्छी सी लाइन है, पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियों को खाता है बकरा, बकरे को शेर दबोचे, भूख से कोई ना बचे, ठीक है। तो पत्तियां खाती है किरणें, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रास को बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है, सनरेज की जरूरत है। ग्रास या फिर जो वनस्पतियां है वो क्या करती है, सन से सनरेज लेती है, किस लिए कि खुद का वो फूड प्रोडक्शन कर सके, फोटोसिंथेसिस के लिए उसका क्या करती है, वो यूज करती है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे पोल साइड में अगर सनरेज ही ठीक से नहीं हो तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आपको वहां पे क्या करना है, आर्टिफिशियली मानो कि कुछ प्लांट उगाने हैं या फिर क्रॉप बढ़ाने हैं, तो आप क्या कर लेंगे, आर्टिफिशियली कोई एक ऐसे ग्रीन हाउस क्रिएट करें, वहां पे अगर आप कोई ग्रीन हाउस गैसेस इंसर्ट करें, मान लो कि आपने वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इंसर्ट किया, मीथेन इंसर्ट किया, ठीक है, CFC इंसर्ट किया, आर्टिफिशियली मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जितने भी सनरेज यहाँ पे आ रहे इस एरिया में, ठीक है, मान लो इस एरिया में आपने उस ग्रीन हाउस को खड़ा किया है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं कि उसे अच्छे से जो क्रॉप जो है उसे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सनरेज आएंगे तो वो क्या करेंगे,
जो हमने गैसेस इंसर्ट किए हैं, तो वो गैसेस क्या करेंगे, उस सनरेज को ट्रैप करके रखेंगे, ब्लॉक करके रखेंगे। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, वो जो क्रॉप्स है उनकी उनके लिए जो फूड प्रोडक्शन के लिए सनरेज की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस हम बोल सकते हैं कि बैड तो नहीं है। बैड तब है जब आप उसका इमिशन एक्सेस अमाउंट में करते हैं, ज्यादा अमाउंट में करते हैं। बट गुड इसलिए है क्योंकि उसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो नेचर का सिस्टम है वो अच्छे से भी चलता आ रहा है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि हम लाइफ में हमारे जो गोल्स होते हैं उसके ओरिएंटेड, या फिर हमारा जो फ्यूचर रहता है उसके लिए हम इतने सारे प्लानिंग्स बनाते हैं, कितनी सारी चीजें करते हैं। घर लिया, उसके बाद गाड़ी लेते हैं, शादी, उसके बाद बच्चे, या फिर आप सिंपली खुद की पढ़ाई का ही देखो, यूपीएससी की पढ़ाई का देखो। हम जो स्केड्यूल बनाया हुआ है उस हिसाब से अगर कुछ दिन अगर ठीक से ना चले स्केड्यूल के हिसाब से, तो हम इतर बितर हो जाते हैं, राइट। या फिर कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ठीक है, अगर हम खुद के बारे में, खुद के फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तो जहाँ पे हम खुद रहते हैं, जिस अर्थ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम खुद अभी सांस लेते हैं, जिस पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जिस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके हम खुद की डेवलपमेंट करते हैं, तो क्यों हम उसके फ्यूचर में नहीं सोचते कि हमें जो डेवलपमेंट है, जो आर्थिक विकास है वो सस्टेनेबल करना चाहिए। आज तक हिस्ट्री से लेके आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वो एक तो जमीन को लेके हुई है या फिर नेचुरल रिसोर्सेस को लेके हुई है। ठीक है, अब जिसके हाथ में ये सब गया तो उसके हाथ में पावर आ गई। ठीक है, और जिसके हाथ में पावर आ गई तो उसने क्या किया, बाकी की जो अदर चीजें हैं उसको कंट्रोल करना शुरू किया। अगर इंसान के बस में होता ना, तो यहाँ पे मैं जो अभी सांस ले रही हूँ तो उसको भी लोग कंट्रोल करते। मतलब जैसे आज हम वाटर बेचते हैं शॉप में कि आप 10 रुपए या 20 रुपए दे के मिनरल वाटर खरीदते हो, तो उसी तरह से ऐसे होता कि यार ऑक्सीजन जो है वो बेचने पड़ता। ठीक है, बट लकीली ऐसे नहीं है, कि ऐसी नौबत भी नहीं आई है कि हम उस चीज को, जिस एयर से सांस लेते हैं उसको कोई कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो आई होप कि आप ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एक्चुअल में क्या है वो कंसेप्ट समझ गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद लोका NIS।